गुरावा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मुकेश गुरावा जीके एंड हिंदी में। दोस्तों, इससे पूर्व हमने क्रिया का टॉपिक डाला, क्रिया का भाग 1 अर्थात क्रिया का सामान्य परिचय देखा था। आज हम क्रिया के बारे में और अधिक विस्तार से अध्ययन करते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब हम आज लेते हैं क्रिया के आधार पर क्रिया के भेद। टॉपिक है क्रिया। क्रिया को बोलते हैं वर्ब। देखिए, ये कल पढ़ा था हमने क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अगला टॉपिक चलता अपना कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कल दोस्तों ने देखा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला भेद था अकर्मक क्रिया और दूसरा भेद था सकर्मक क्रिया। कौन कौन सा देखा था? हमने पहला भाग देखा अकर्मक क्रिया और दूसरा भाग देखा था हमने सकर्मक क्रिया। इस प्रकार से दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हुए, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अब बात करें कि अकर्मक क्रिया कहाँ होती है, तो देखिए दोस्तों, अकर्मक क्रिया कहाँ मानी जाएगी? तो जहाँ वाक्य के अंदर क्रिया के साथ में कर्म नहीं लिखा जाता, वहां पर क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कर्म को लिखे बिना ही वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाए, अर्थात कर्ता और क्रिया के लिखने से ही वाक्य का पूर्ण भाव आ जाए, वहां पर क्रिया अकर्मक मानी जाती है। जैसे बच्चा रो रहा है। अब बच्चा क्या रो रहा है? क्या इसका उत्तर अपने पास में आया? उत्तर नहीं आया। इसका मतलब क्रिया कौन सी है? क्रिया अकर्मक है। तो देखिए दोस्तों, हमें ये कैसे पता करें कि क्रिया अकर्मक है या क्रिया सकर्मक है? तो इसके लिए हमें एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। वो ट्रिक ये है कि आपको यदि ये पता करना है कि क्रिया अकर्मक है या क्रिया सकर्मक है, तो इसके लिए हमें दोस्तों करना क्या होता है? हमें क्रिया से प्रश्न करना होता है और क्रिया से हमें क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर प्रश्न के उत्तर के रूप में कुछ शब्द आते हैं तो क्रिया सकर्मक होती है, और यदि प्रश्न के उत्तर के रूप में कुछ नहीं आता तो क्रिया वहां अकर्मक होती है। जैसे वह रोता है, मैंने उदाहरण दिया, वह रोता है। अब आपको करना क्या है? क्रिया से प्रश्न करना है। क्रिया से क्या करना है? क्रिया से क्या या किसको लगाकर प्रश्न करना है। तो आप बोलेंगे वह क्या रोता है। इसका उत्तर नहीं आया दोस्तों। उत्तर नहीं आया क्यों? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अगर कर्म होता तो कर्म आ जाता, कर्म होता तो क्रिया सकर्मक होती, कर्म नहीं आया तो क्रिया अकर्मक है। इसलिए दूसरा उदाहरण दिया मैंने, वह फुटबॉल खेलता है। वह फुटबॉल खेलता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, फुटबॉल खेलता है, मैंने प्रश्न किया क्रिया से, वह क्या खेलता है? वह क्या खेलता है? तो वहां पर क्या की जगह क्या आया? क्या की जगह अपने पास में उत्तर आया कि वह फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल उत्तर आ गया, फुटबॉल उसका कर्म था, इसलिए क्रिया सकर्मक हुई। तो मैं ये ट्रिक भी आपको लिखवा देता हूं कि हम कैसे पहचानेंगे कि सकर्मक क्रिया कहाँ है और अकर्मक क्रिया कहाँ होती है। तो देखिए, ये एक नोट है, आप नोट को लिख सकते हैं कि क्रिया से
से पूर्व, क्रिया से पूर्व क्या अथवा किसको, क्रिया से पूर्व क्या अथवा किसको, क्रिया से पूर्व क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर, क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द आता है, उत्तर में जो शब्द आता है वह कर्म होता है। हमने क्या बताया, कर्म कैसे पहचानेंगे, क्रिया से पूर्व क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द आता है वह कर्म होता है, तथा वह क्रिया कैसी होगी, कर्म आ गया, कर्म आ गया तो वह क्रिया सकर्मक होगी, वह क्रिया सकर्मक होगी, वह क्रिया सकर्मक होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम पहचान सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है, आप इसके माध्यम से ये पहचान सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या क्रिया अकर्मक है। कैसे पहचानेंगे, हमने लिखा है कि क्रिया से पूर्व क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द आता है वह कर्म होता है, वह क्रिया सकर्मक होती है या सकर्मक होगी। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण था, वह रोता है, वह रोता है। अब देखिए क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्रिया कहां पर दोस्तों, क्रिया यहां पर है, रोता है क्रिया है, वह क्या रोता है, उत्तर नहीं आया, क्यों, क्योंकि क्रिया कौन सी है, क्रिया दोस्तों यहाँ पर अकर्मक है अर्थात कर्म नहीं है, ये क्रिया अकर्मक आ गई। मैंने बोला वह क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। अब इस वाक्य में देखिए हम क्या करेंगे, खेलता है ये क्रिया है, इस क्रिया से हम प्रश्न करेंगे वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, तो उत्तर क्या आया, क्रिकेट खेलता है, उत्तर आ गया। इसका मतलब क्रिया कैसी है, इसमें क्रिया दोस्तों सकर्मक क्रिया होगी, इसमें क्रिया सकर्मक है। इस प्रकार से हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है। तो अकर्मक और सकर्मक को भी लिख लेते हैं। अकर्मक कौन सी होती है, सकर्मक कौन सी होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अकर्मक अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, अर्थात कर्म को लिखे बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, वहां पर क्रिया अकर्मक मानी जाती है। तो पहले अपन लिखते हैं, अपना पहला भेद आया वो है अकर्मक क्रिया का। कौन सी क्रिया दोस्तों, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया आएगी, अकर्मक क्रिया। तो देखिए मित्रों, अकर्मक क्रिया कहां मानी जाएगी, तो जब किसी क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब किसी क्रिया के साथ, जब किसी क्रिया के साथ, जब किसी क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब किसी क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, अर्थात कर्म को लिखे बिना ही, अर्थात
कर्म को लिखे बिना ही, अर्थात कर्म को लिखे बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, वहां सकर्मक क्रिया मानी जाती है। वहां क्रिया अकर्मक मानी जाती है। दोस्तों, अकर्मक क्रिया कहाँ होगी? हमने लिख दिया कि अकर्मक क्रिया वहां होगी जहां पर कर्म को लिखे बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाए, अर्थात कर्म को लिखने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसी जगह पर क्रिया होगी वो अकर्मक होगी, क्योंकि वहां पर कर्म नहीं होगा। जहां कर्म नहीं होगा वहां क्रिया अकर्मक होगी, और जहां कर्म होगा वहां क्रिया सकर्मक होगी। हमने आपको कर्म को पहचानने का तरीका बता दिया। कैसे पहचानेंगे? आपको हमने बताया कि कर्म को पहचानने के लिए आपको क्रिया से प्रश्न करना होगा, और क्रिया से आपको क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में यदि कोई शब्द आता है तो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर में कोई शब्द नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक है। अब देखिए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्रिया अकर्मक कैसे है। नंबर 1 एग्जाम्पल अपने पास में उदाहरण है। पहला उदाहरण अपने पास में आया कि बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। दोस्तों, ये उदाहरण है अपने पास में, बच्चा रो रहा है। अब आपको इसमें ये बताना है, बच्चा रो रहा है, इसमें क्रिया अकर्मक है या क्रिया सकर्मक है, ये देखना होगा हमें। क्रिया अकर्मक है या क्रिया सकर्मक है। तो देखिए, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। आपको प्रश्न करना है क्रिया से, बच्चा क्या रो रहा है? बच्चा क्या रो रहा है? इसका जवाब आया? दोस्तों, इसका जवाब नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये क्रिया कैसी है? ये क्रिया दोस्तों अकर्मक है, अर्थात ये क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से मित्रों अगला है, और उदाहरण आपके सामने देते हैं। वह रात भर नहीं सोया। वह रात भर नहीं सोया। अब देखिए मित्रों, इसमें क्या है? वह रात भर नहीं सोया। वह रात भर क्या नहीं सोया? जवाब आया? वह रात भर क्या नहीं सोया? जवाब नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं होने के कारण ये भी अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। कौन सी क्रिया होगी मित्रों? ये होगी अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से हमने एक उदाहरण और दिया कि चिड़िया आकाश में उड़ेगी। क्या बोला मैंने? चिड़िया आकाश में उड़ेगी। अब देखिए मित्रों, इसमें क्या है? चिड़िया आकाश में उड़ेगी। चिड़िया आकाश में क्या उड़ेगी? चिड़िया आकाश में क्या उड़ेगी? उत्तर आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्रिया कैसी है? क्रिया यहाँ पर मित्रों अकर्मक है, इसीलिए यहाँ पर उत्तर नहीं आया। यदि उत्तर आ जाता, यदि क्रिया से प्रश्न करने पर उत्तर आ जाता तो वह क्रिया सकर्मक हो जाती, लेकिन उत्तर नहीं आने के कारण यहाँ पर क्रिया अकर्मक मानी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम लिख रहे हैं अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया के भेद किसके भेद देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मित्रों अकर्मक क्रिया के भेद, कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं। तो देखिए, अकर्मक क्रिया के मुख्य रूप से मित्रों 2 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 2। कौन कौन से माने जाते हैं मित्रों? तो देखिए, अकर्मक क्रिया के एक तो होता है अपूर्ण अकर्मक, एक भेद तो होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया।
अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और दूसरा भेद होता है दोस्तों पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया। हमने देखा कि अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद माने कौन कौन से माने? एक तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा पूर्ण अकर्मक क्रिया। अब हमें समझना यह है कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया तो कहाँ मानी जाएगी और पूर्ण अकर्मक क्रिया कहाँ मानी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जहां पर वाक्य में कोई पूरक शब्द की आवश्यकता हो, कोई पूरक शब्द की आवश्यकता हो, वहां पर क्रिया अपूर्ण अकर्मक मानी जाएगी। जैसे वह निकला, वह बेईमान निकला, वह ईमानदार निकला। अब ये वाक्य है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वह बेईमान निकला, ये लिखा मैंने, वह बेईमान निकला। अब देखिए निकला यहाँ पर जो क्रिया है वो निकला क्रिया कौन सी है दोस्तों? ये अपूर्ण अकर्मक है या पूर्ण अकर्मक है? तो कैसे पता करेंगे? तो जहां पर किसी पूरक शब्द को लिखे जाने की आवश्यकता महसूस हो वहां पर तो होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, और जहां कोई पूरक शब्द लिखे जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही हो वहां पर होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो देखिए यहाँ पर कैसे हुआ? अपूर्ण अकर्मक क्रिया कैसे हुई? अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसमें ये बेईमान शब्द है, ये बेईमान शब्द लिखे जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अब अगर आप इसको हटा के देखो, बेईमान को हटा दो एक बार, वह निकला, वह क्या निकला? पूरक शब्द की आवश्यकता है। पूरक शब्द ये क्या है? बेईमान। बेईमान यहाँ पर पूरक शब्द है। तो जहां पर वाक्य में पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस होती है वहां पर क्रिया होती है अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक नहीं, अपूर्ण अकर्मक। और जहां पर पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस नहीं होती है वहां पर होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ अन्य कोई पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हमने लिखा जिस क्रिया के साथ अन्य कोई पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस नहीं होती है तो वहां पूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो वहां पूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती है। जहां पर पूरक शब्द को लिखे जाने की आवश्यकता महसूस ना हो वहां पर पूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अर्थात केवल कर्ता और क्रिया को लिखने से ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण है, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। अब देखिए मित्रों, इसमें क्या है? बच्चा सो रहा है, बच्चा कर्ता हो गया और सो रहा है ये क्रिया हो गई। तो देखिए कर्ता और क्रिया के लिखने से वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो गया। हमें किसी शब्दांश को लिखे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रिया पूर्ण अकर्मक है। अब अकर्मक से कर्मक का भेद करें तो क्या से प्रश्न कर लेंगे? क्रिया से बच्चा क्या सो रहा है, क्या का कोई जवाब नहीं आएगा, इसलिए क्रिया हो गई अकर्मक। इसी प्रकार से दोस्तों हमने अकर्मक क्रिया के दो भेद देख लिए हैं, अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कर्म के आधार पर जो क्रिया देख रहे हैं उसमें हम दूसरी क्रिया देखते हैं, वो है सकर्मक क्रिया। और इसी तरह से सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद होते हैं, वो कौन कौन से? अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। अब हम देख रहे हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब हम देख रहे हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया देख रहे हैं? हम देख रहे हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है
सकर्मक क्रिया कहाँ मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया मित्रों वहां मानी जाती है जहां पर कर्म आता है, अर्थात जिस क्रिया के साथ किसी न किसी कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, अर्थात जिस क्रिया के साथ जिस क्रिया के साथ किसी न किसी कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, किसी न किसी कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, अर्थात कर्म को लिखे बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है, अर्थात कर्म को लिखे बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है, तो वहां क्रिया सकर्मक मानी जाती है। सकर्मक क्रिया कहाँ मानी जाएगी दोस्तों? सकर्मक क्रिया वहां मानी जाएगी जहां पर कर्म को लिखे जाने की आवश्यकता महसूस हो रही हो, अर्थात वाक्य में कर्म का रहना जरूरी है। जहां कर्म होगा वहां क्रिया सकर्मक होगी। और सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद होते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया और पूर्ण सकर्मक क्रिया। इसके उपभेदों की बात कर लें तो सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं दोस्तों। दो कौन कौन से? वही जैसे पहले एकर्मक में आए थे। पहला भेद तो कौन सा है? पहला है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पहला भेद आ गया अपूर्ण सकर्मक क्रिया। और दोस्तों दूसरा भेद आ गया पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहाँ मानी जाएगी और पूर्ण सकर्मक क्रिया कहाँ मानी जाएगी। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहाँ होती है? जहाँ मानना, चुनना, समझना, बनाना, ये क्रिया आती है। मानना, चुनना, समझना, बनाना या चयन करना। इसको चयन करना। तो देखिए मित्रों, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहाँ मानी जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया में मुख्य रूप से ये चार क्रियाएं शामिल होती है। कौन कौन सी? मानना, चुनना, समझना और बनाना। अगर ये क्रियाएं आती हैं तो वो अपूर्ण सकर्मक का उदाहरण है। और पूर्ण सकर्मक की बात करें तो पूर्ण सकर्मक में इनके अलावा जो भी आएंगे वो पूर्ण सकर्मक के ही उदाहरण माने जाएंगे। अब हम पहला पढ़ रहे हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पहला देख लेते हैं, पहली क्रिया देखते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए मित्रों, अपूर्ण सकर्मक क्रिया की बात कर लेते हैं हम। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के साथ कर्म के अलावा अन्य कोई
पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, अन्य कोई पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, आवश्यकता, अन्य कोई पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, तो वहां अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है, तो वहां अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। दोस्तों जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे ही लिखा है। क्या लिखा? जिस सकर्मक क्रिया के साथ कर्म के अलावा अन्य कोई पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है तो वहां अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। इसमें दोस्तों मानना, चार क्रिया की, मानना, चुनना, समझना और बनाना, ये क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं दोस्तों अपूर्ण सकर्मक का उदाहरण मानी जाएगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। मैं तुम्हें मित्र मानता हूं, मैं तुम्हें मित्र मानता हूं। अब देखिए मित्रों, यहां पर क्या है, ये उदाहरण मैंने दिया कि मैं तुम्हें मित्र मानता हूं। मैं तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, ये तो हो गया कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। और देखिए तुम्हें, ये हो गया कर्म। मानता हूं, ये हो गई क्रिया। मैं तुम्हें मानता हूं, अगर इतना लिखा जाए, मैं तुम्हें मानता हूं। अब क्या मानता हूं? पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस हो रही है। पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस होने के कारण क्रिया कौन सी हुई? अपूर्ण सकर्मक। कर्म आया है, क्या मानता हूं? मित्र। तो ये क्या है? ये पूरक शब्द है। पूरक शब्द यहां पर आया है, कर्म है, वो पूरक शब्द यहां पर आया है। पूरक शब्द आने के कारण, ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं तुम्हें मित्र मानता हूं, इसमें मैं कर्ता, तुम्हें कर्म, मित्र ये पूरक शब्द है, मानता हूं ये क्रिया है। तो यहां पर अगर इसको हटा दें, मित्र को हटा दें, तो मित्र को हटाने पर वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए यहां पर क्रिया अपूर्ण सकर्मक मानी जाती है। वह मुझे मूर्ख समझता है, वह मुझे मूर्ख समझता है, मूर्ख समझता है। अब देखिए मित्रों, इसमें क्या है, वह कर्ता हो गया, ये कर्ता हो गया, मुझे ये कर्म हो गया, समझता है ये क्रिया हो गया, समझता है क्रिया हुई। और मूर्ख यहां पर क्या है दोस्तों, ये यहां पर पूरक शब्द है, इसके लिखे जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर ऐसा नहीं लिखें, हम पूरक को नहीं लिखेंगे, वह मुझे समझता है, क्या समझता है? मूर्ख समझता है, बेईमान समझता है, धनवान समझता है, गरीब समझता है। यहाँ पर कोई ना कोई पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो जहां पर वाक्य में पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस हो और वाक्य में कर्म भी हो, तो वहां पर कौन सा माना जाएगा? अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों एक क्रिया और बची है, वह पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया की। कौन सी क्रिया आ गई? पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब पूर्ण सकर्मक क्रिया की बात करें दोस्तों, तो देखिए पूर्ण सकर्मक क्रिया कहां होती है? पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया की हम बात कर लेते हैं। तो पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होगी? जिस सकर्मक क्रिया के साथ कर्म के अलावा अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती। जिस सकर्मक क्रिया के साथ, जिस
सकर्मक क्रिया के साथ, जिस सकर्मक क्रिया के साथ कर्म के अलावा, जिस सकर्मक क्रिया के साथ कर्म के अलावा अन्य कोई पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, तो वहां पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। दोस्तों कहाँ होती है? जहां पर कोई पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस ना हो, कर्म तो हो लेकिन कोई पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस ना हो, वहां पर क्रिया पूर्ण सकर्मक मानी जाती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, अब इसमें देखिए दोस्तों, पढ़ रहा है ये तो होगी क्रिया, पढ़ रहा है वो तो क्रिया हो गई, वह यहां पर ये कर्ता हो गया, और क्या पढ़ रहा है? कर्म हो गया, ये हो गया कर्म। क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से आप क्रिया से क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो कर्म आ जाएगा। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक यहाँ पर कर्म आ गया। क्रिया कौन सी हुई दोस्तों? क्रिया हुई पूर्ण सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से और उदाहरण देते हैं आपके सामने, जैसे दूसरा उदाहरण आया, बंदर फल खा रहे हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? खा रहे हैं, ये तो क्रिया हो गई, बंदर यहां पर कर्ता हो गया, ये कर्ता है, फल क्या है? क्या खा रहे हैं? क्रिया से प्रश्न कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? फल, तो फल क्या आ गया? कर्म आ गया, इसलिए क्रिया सकर्मक है, और ये पूर्ण सकर्मक है क्योंकि यहाँ पर किसी पूरक शब्द को लिखे जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। इसी प्रकार से हमने इस क्रिया को देखा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो सकर्मक क्रिया है, इस सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया और एक होता है द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद माने थे हमने। जो सकर्मक क्रिया है उस सकर्मक क्रिया के हमने दो उपभेद और माने थे। सकर्मक क्रिया है पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया के उपभेद। जो पूर्ण सकर्मक क्रिया है उसके भी दोस्तों उपभेद होते हैं। पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब सार बनाया था कि पूर्ण सकर्मक क्रिया के कितने उपभेद हुए? दो। कौन कौन से? पहला उपभेद हुआ एक कर्मक क्रिया, पहला उपभेद हुआ एक कर्मक क्रिया, और दूसरा उपभेद हुआ द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जहां पर एक कर्म आए, वाक्य में एक कर्म आए वहां पर एक कर्मक क्रिया, और जहां पर दो कर्म आए वहां पर द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो देखिए, जिस सकर्मक क्रिया के साथ प्राय एक ही कर्म आए, क्या होगा? जहां पर एक ही कर्म आए, एक ही कर्म, वहां पर तो होगा एक कर्मक क्रिया, और जहां पर दो कर्म आए वहां पर होंगे द्विकर्मक क्रिया। यानी जहां पर एक कर्म हो वहां पर एक कर्मक क्रिया, और जहां पर दो कर्म हो वहां पर द्विकर्मक क्रिया। जैसे मैंने आम खरीदे, जैसे मैंने आम खरीदे, मैंने आम खरीदे। अब देखिए दोस्तों, इसमें कर्म कितने हैं मित्रों? यहां देखिए, इसमें कर्म एक ही है, खरीदे, ये तो होगी क्रिया,
क्रिया, मैंने ये हो गया कर्ता, क्या खरीदे, आम। आम क्या है, आम दोस्तों यहाँ पर कर्म है। कितने कर्म आए, यहाँ पर दोस्तों एक ही कर्म आया है, इसलिए क्रिया कौन सी है, क्रिया यहाँ पर होगी एक कर्मक क्रिया, एक ही कर्म आया है। और देखिए मान लीजिए उदाहरण आपके सामने ऐसा ही आ सकता है, आपके पास दोस्तों लिखा हुआ आए कि मैंने, उदाहरण आए मैंने आम और केले खरीदे, आम और केले खरीदे। मित्रों अगर ऐसी बात आए आम और केले, तो यहां पर आप अंदाजा भी लगा लेंगे कि आम और केले आपके हिसाब से दो कर्म हो गए। लेकिन मित्रों यहाँ पर दो कर्म नहीं है, यहाँ पर एक ही कर्म है, क्योंकि ये दोनों ही निर्जीव कर्म है, निर्जीव कर्म है दोनों ही। तो यहाँ पर भी क्रिया, यहाँ पर भी जो होगी वो एक कर्मक होगा। क्रिया कौन सी होगी, एक कर्मक ही मानी जाएगी। यहाँ पर जो क्रिया मानी जाएगी वो एक कर्मक ही मानी जाएगी, क्योंकि दोनों ही निर्जीव कर्म है। कौन से कर्म है, निर्जीव कर्म। और निर्जीव कर्म होने के कारण ये एक ही काउंट होगा, दो जगह काउंट नहीं होगा, यहाँ पर एक कर्मक क्रिया मानी जाएगी। इसी प्रकार से हम बात करें द्विकर्मक क्रिया की, तो देखिए दोस्तों द्विकर्मक क्रिया, जैसे राम श्याम को पाठ पढ़ाता है, राम श्याम को, राम श्याम को पाठ पढ़ाता है, राम श्याम को पाठ पढ़ाता है। अब देखिए इसमें क्या है, राम ये तो कर्ता हो गया, ये तो कर्ता हो गया, पढ़ाता है ये क्रिया हो गई। अब मित्रों इसमें दो कर्म आए हैं, एक तो सजीव कर्म श्याम और एक पाठ। दो कर्म होने के कारण ये क्रिया यहाँ पर द्विकर्मक मानी जाएगी। दोस्तों आज हमने कर्म के आधार पर क्रिया को पूरा कर लिया है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अपने मित्रों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर